हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो था सेल। तो हमने सेल वाले चैप्टर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे। हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक बार देख लेते हैं। हमने पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में हमने देखा था कि 4 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं। 4 सेल ऑर्गेनल्स मेड अप ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन से थे? एक तो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ER। देन उसके बाद में था गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है। तो इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हमने देख लिया था, उसके स्ट्रक्चर को, उसके टाइप को एंड उसके फंक्शन को समझ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मेनली गोल्जी बॉडी रहेगा, और साथ में हम देखेंगे कि कैसे इनके जो ये सेल ऑर्गेनल्स है कैसे फंक्शनली एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे मिलके ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने मेनली पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, या गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं हम इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किसने किया। 1898 में, ये ईयर में ध्यान रखना है, 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले क्या देखा कि न्यूक्लियस के पास में, इन न्यूक्लियस नियर द न्यूक्लियस के पास में उसने क्या देखा? एक स्टेन्ड स्ट्रक्चर को देखा, स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को देखा उसने, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखा उसने। तो इस स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को ही आगे जाके हमने क्या बोला? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1898 में देखा था इसको, और न्यूक्लियस के पास में एक स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को देखा जिसको हमने क्या बोला? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला। और इसको हम बोल सकते हैं कि इसने ना ये कौन से, मतलब इसने ना ये नर्व सेल में डिस्कवरी की थी, नर्व सेल में देखा था। ये भी पूछ लिया जाता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कौन से सेल में देखा गया था? सबसे पहले नो नर्व सेल में देखा गया था। और ये नर्व सेल थी किसकी? आउल की, यानी उल्लू की नर्व सेल में। सबसे पहले उल्लू की नर्व सेल में सबसे पहले क्या किया था? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। फिर बाद में हमने इसको क्या बोला? गोल्जी बॉडी बोला। इसके कुछ अदर नेम भी हैं, अदर नेम हम क्या बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी को? और गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो हम बोल ही रहे हैं, इसे गोल्जी बॉडी बोल रहे हैं। इसके साथ में इसे बोल सकते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोल सकते हैं? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम मेनली हम इसे बोलते हैं प्लांट में। जो प्लांट में गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी होगा ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम बोलेंगे। और हम इसे बोल सकते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या बोल सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। अब ये क्यों बोलते हैं इसे, ये भी हम समझेंगे। और इसे बोल सकते हैं डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ये कुछ इसके अदर नेम्स हो गए जो हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है विच सेल हैज़, मतलब इनमें से किस सेल को हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। तो उसका आंसर क्या जाएगा? गोल्जी बॉडी जाएगा, ठीक है। अब मैं ना सबसे पहले आपको थोड़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझा रही हूँ, हमने कैसे देखा था। मान लो ये एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा था न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इससे पहले देखो हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो हमने इसके साथ में से बनाया था, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें हमें एक ही मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। बट जो न्यूक्लियस है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और इसके हमने 2 टाइप देखे थे, या फिर तो क्या हो सकती है? रफ हो सकती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर क्या होगी? स्मूथ होगी, ठीक है। इसी के साथ में ही हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को ही हम, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी। तो ये मैंने क्या अपना दिया? गोल्जी बॉडी बना दिया। अब इसको ना हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस स्ट्रक्चर को। देखो मैं सारी नहीं बना रही, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, ठीक है। ये 2 टाइप की हो सकती है, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो RER, और नहीं होंगे तो SER। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या बनाई? गोल्जी बॉडी बनाई। ये जो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, इसे बोलेंगे हम सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। इनका भी डायमीटर भी ध्यान रखना, जो सिस्टर्नी होते हैं ना, इसका डायमीटर होगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये इसका डायमीटर होगा। तो देखो कैसे फंक्शन इनका रिलेट करता है।
ये जो सिस्टर ने कि ये वाली जो फेस होगी इसे हम बोलेंगे सिस फेस, हमें ध्यान रखना है। इसे हम क्या बोलेंगे, सिस फेस, और इसे ही हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, और इसे ही हम बोलेंगे कॉन्वेक्स फेस। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स फेस। तो मैंने आपको इसके 3 नाम बता दिए। एक तो इसे बोलेंगे हम सिस फेस, एक हम बोलेंगे इसे फॉर्मिंग फेस, और एक हम बोलेंगे कॉन्वेक्स फेस। जो ये वाली फेस है इसे हम बोलेंगे ट्रांस फेस। सिस का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रांस। इसे हम बोलेंगे मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। एंड इसे हम बोलेंगे कॉनकेव फेस, कॉनकेव फेस। 3 नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो जो सिस फेस है उसके और क्या नाम है, सिस फेस, फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्वेक्स फेस। और जो ट्रांस फेस है उसके क्या नाम है, ट्रांस फेस आ जाएगा, मैच्योरिंग फेस आ जाएगा, कॉनकेव फेस आ जाएगा। तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि जो सिस फेस है ना वो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, मतलब उससे जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ कौन सी फेस है, सिस फेस है, और उसके अपोजिट कौन सी फेस है, ट्रांस फेस है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, मैंने आपको कल भी बताया था। और ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगी वेसिकल्स की फॉर्म में। ये क्या बनाई है, ये प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या प्रोटीन है। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बनाऊँ तो यहाँ ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप, आर एंड एस। ये क्या है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसको प्रोसेस को समझो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाई, प्रोटीन बनाई, ठीक है। ये क्या, प्रोटीन की वेसिकल्स हैं, प्रोटीन की वेसिकल्स। ये वेसिकल्स एंटर करेगी गोल्जी बॉडी में सिस फेस से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करके, इस यहाँ पे ऐसे करके ये एंटर करके गोल्जी बॉडी में, ठीक है। ये कौन सी फेस है, सिस फेस है, और इसे ही हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेस, और इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। तो ये क्या करेगी, गोल्जी बॉडी की सिस फेस से जो प्रोटीन है वो एंटर करेगी गोल्जी बॉडी में। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो प्रोटीन गोल्जी बॉडी में एंटर किया है यहाँ पे इसका होगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे इसका रूप क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसमें कुछ चेंजेस होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और साथ में क्या होगी, पैकेजिंग भी होगी। जो प्रोटीन यहाँ पे आई है उसे हम पैक करेंगे, और उसको कुछ उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, और फिर हम उसके आगे क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे। उसको सिक्रेट कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा, ठीक है। तो सिस फेस से हमने सिस फेस से क्या की, प्रोटीन एंटर की, और उसके बाद में गोल्जी बॉडी में क्या हुआ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी इसमें हमने कुछ चेंजेस किए, और फिर हम उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे उसमें चेंज करके प्रोटीन को। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है। जो फिर हमने जो प्रोटीन बनाई है उसका हम क्या करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, और देन उससे हम क्या करेंगे, सेल के बाहर सिक्रीट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन और पैकेजिंग की जो प्रोसेस होती है ना वो गोल्जी बॉडी में होती है। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे हम प्रोटीन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखना है। देखो हमने देखा था कि एस से लिपिड भी बनेगी, तो ठीक है। तो जो प्रोटीन है ना उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, कुछ शुगर ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसको हम क्या बना देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे। ये मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में भी बताया था कि शुगर के लिए हम ग्लाइकोविड यूज़ करते हैं। जब शुगर प्रोटीन पे ऐड हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, एंड जब शुगर लिपिड पे ऐड हो जाएगी तब हम उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो इसे हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे। ये ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बन गई हमारी, वो बन गई गोल्जी बॉडी में, ठीक है। और अगर लिपिड है उसके साथ में हमने कुछ शुगर को अटैच कर दिया, हमने कुछ उसमें चेंजेस कर दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्दर ग्लाइकोलिपिड। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड है वो क्या होगी, सिक्रीट होगी। अब ये कहाँ सिक्रीट होगी, ये सेल के बाहर भी सिक्रीट हो सकती है, आउटसाइड द सेल, ठीक है। मान लो कोई सेल के बाहर किसी दूसरी सेल को ज़रूरत है प्रोटीन की या लिपिड की, तो ये आउटसाइड द सेल भी ट्रांसफर हो सकती है। और ये कहाँ सिक्रीट हो सकती है, इनसाइड द सेल। मान लो सेल में ही ज़रूरत है इसे, तो इनसाइड द सेल भी होगी, ठीक है। अब देखो ये मैंने बनाया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से यहाँ पे इसने प्रोटीन किससे रिसीव किया, प्रोटीन या लिपिड मान लो किससे रिसीव किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देन यहाँ पे इसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये क्या बन गई, मान लो ग्लाइकोलिपिड बन गई, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन बन गई, वहाँ पे प्रोटीन लिखा है ना, तो हम यहाँ पे प्रोटीन लिख लेते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन अभी सिस फेज से तो इसने क्या की, एंट्री की, और ट्रांस फेज से क्या निकलेगी, ये बाहर निकलेगी, मैच्योर होकर बाहर निकलेगी। क्योंकि हमने इसमें कुछ वो बोल सकते हैं चेंजेस कर दिए ना, तो ये मैच्योर हो गई। तो मैच्योर होकर ट्रांस फेज से बाहर निकलेगी, इसलिए हम ट्रांस फेज को मैचुरेशन फेज कहते हैं। और हम कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई नई चीज़ फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम सिस फेज को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, ठीक है।
और मैंने इसे डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोला था, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बोला था ना हमने, क्यों बोला था, क्योंकि अब ये सेल क्या होगी, ट्रांसफर होगी आगे आउटसाइड द सेल या इनसाइड द सेल, तो उसको डायरेक्शन कौन देगा, ये गोल्जी बॉडी ही देगा। और ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों बोला था, अब जब हम नॉर्मली भी रोड पे, जब हम मान लो कि रोड पे जाते हैं, जब हम कोई व्हीकल चलाते हैं, तो जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है जो वहाँ पे खड़ी होती है, वो हमें क्या करती है, गाइड करती है कि आपको इस रोड से जाना है, यहाँ पे ये सिग्नल है, इसको फॉलो करना है, जो रूल्स होते हैं। वैसे ही क्या करेगा गोल्जी बॉडी, अब क्या करे, ट्रांसफर कर रहा है ना प्रोटीन को एंड लिपिड्स को, तो ये उन्हें भी कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ डायरेक्शंस देगा, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये नाम जो वो सिमिलर से ही है, इसलिए हमें इसे क्या बोला, मतलब ये 2-3 नाम दे दिए हमने गोल्जी बॉडी को। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का मेनली फंक्शन यही है कि ये क्या करता है कि जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं ना, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उनमें कुछ चेंजेस करते हैं, और उसको आगे फर्दर क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं आउटसाइड द सेल या इनसाइड द सेल। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा अब उसको हम समझ लेते हैं। और एक बार रुको, अब आपको समझ में आ गया कि क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इनका फंक्शन क्यों कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन हमने बनाई है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की हेल्प से, वही प्रोटीन आके जाके इसमें एंटर करेगी क्या नाम है, गोल्जी बॉडी में, देन उसमें कुछ फर्दर चेंजेस होंगे और उसको हम बाद में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनके फंक्शन के एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और कैसे रिलेट करते हैं वो हमने समझ लिया। अब हम क्या देखेंगे, गोल्जी बॉडी को समझ लेते हैं एनसीईआरटी से। सबसे पहले तो आप डायग्राम ही देख लो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम है गोल्जी एपरेटस लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर इसे हम बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी। इसमें बस मेनली हमें क्या दिखाए हुए हैं, सिस्टर्नी को ही दिखाया हुआ है, जो जैसे डायग्राम मैंने बनाया था आपके लिए, सेम वैसे ये जो इसकी ये जो चीज़ें मार्क की हुई है क्या है, सिस्टर्नी है। तो अगर पूछ लें आपसे, और अब देखो इससे कुछ वेसिकल से निकलते हुए दिखाए हुए हैं, और ये वेसिकल यहाँ पे एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये कौन सी फेस होगी, सिस फेस होगी इसकी, और यहाँ से कुछ वेसल्स बाहर निकल रही है, इसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफेस बोल देंगे या मैचुरेशन फेस बोल देंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है किसका, गोल्जी बॉडी का। देन हम इसे रीड करते हैं। कैमिलो गोल्जी इन 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो किसने इनको ऑब्जर्व किया था, कैमिलो गोल्जी ने, इन 1898 में। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, फिर बाद में हमने गोल्जी बॉडी नाम दे दिया, गोल्जी मतलब ये कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही हमने इन्हें क्या बोल दिया, गोल्जी बॉडी बोल दिया। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर भी दिया हुआ है हमें। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, हाँ ये जो बनाए हुए हैं ना, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब इनके नंबर वेरी कर सकते हैं, कितनी भी सिस्टर्नी प्रेजेंट हो सकती है, मतलब वो हमें सेल की रिक्वायरमेंट पे भी मतलब ये मतलब बोल सकते हैं डिपेंड करता है कि हमें कितनी सिस्टर्नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में the Golgi cisternae are concentrical arranged near the nucleus with distinct convex cis और the forming face। ठीक है, हम कैसे इनको बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट करेंगे, या फिर तो कॉन्वेक्स फेस होगी उसे हम बोलेंगे सिस फेस बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस बोलेंगे। देन एंड कॉनकेव और द ट्रांस मैच्योरिंग फेस, दोनों नाम आगे। द सिस एंड द ट्रांस फेसेस आर ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्ट क्यों है, क्योंकि सिस फेस से जो प्रोटीन एंटर कर रही है वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होकर वो ट्रांस फेस से बाहर निकल रही है। द गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, पैकेजिंग करेगा मटेरियल्स की, टू बी डिलीवर्ड आइदर द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase or the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आ रही हैं वो फ्यूज तो करेगी सिस फेस पे, यानी एंटर तो करेगी सिस फेस से, और बाहर किससे निकलेगी, ट्रांस फेस से निकलेगी। दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इससे हमें पता चलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी कैसे एसोसिएटेड है। A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase। ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाई है उनको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी एपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट साइट है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट साइट है कौन, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट देखते हैं।
मैंने क्या बताया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल्स बताए थे। फर्स्ट इज ईआर, सेकंड इज गोल्ची कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड इज लाइजोसोम, एंड फोर्थ इज आ जाएगा वैक्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट ईआर हो गया, सेकंड गोल्ची हो गया जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, थर्ड लाइजोसोम आ जाएगा, एंड फोर्थ क्या आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा। तो हमने ई और गोल्जी को एक्सप्लेन मतलब डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम को। तो देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम सबसे पहले वही देखते हैं हम, इसको डिस्कवर किसने किया था। तो लाइसोसोम को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी ड्यूवी ने, एक साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे, एक साइंटिस्ट का नाम है। इसने क्या किया था, जो लाइसोसोम है उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि जो लाइसोसोम होता है ना वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कितनी मेम्ब्रेन, जैसे गोल्जी बॉडी भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, और ये जो लाइसोसोम है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होगी इसमें। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी। अब हम देखते हैं कुछ अदर नेम, जैसे हमने गोल्जी बॉडी के कुछ अदर नेम देखे थे ना, इसको भी हम कुछ और नाम से जानते हैं, अदर नेम। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किसको हम वो बोलेंगे, पावर हाउस आपने सुना होगा, पावर हाउस हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, हम आगे देखेंगे उसे भी। एंड अभी मैंने बताया ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे बोलेंगे, गोल्जी बॉडी को। अब लाइसोसोम को देखते हैं हम क्या बोलते हैं, इसके अदर नेम क्या है। इसके अदर नेम हम इसे बोलते हैं सुसाइड बैग्स। अब देखो इसका नाम ही देख लो, क्या आ जाएगा, सुसाइड बैग्स। ठीक है, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं सेल्यूलर हाउसकीपर। मतलब ये सेल जैसे हाउसकीपर नहीं होते क्या हमारे घर में, वैसे क्या आ जाएगा, ये सेल्यूलर हाउसकीपर आ जाएगा, मतलब सेल्यूलर हाउसकीपर। ठीक है, तो सुसाइड बैग्स बोलते हैं, सेल्यूलर हाउसकीपर बोलते हैं इसे, और इसे हम बोल सकते हैं डिस्पोजल यूनिट, डिस्पोजल यूनिट। अब इनको ये नाम क्यों दिए, जैसे हमने गोल्जी बॉडी में देखे थे वैसे इनको भी देखेंगे, क्यों हमने लाइसोसोम को एक सुसाइड बैग बोला, क्यों हमने इसे सेल्यूलर हाउसकीपर बोला, और क्यों हमने इसे डिस्पोजेबल यूनिट बोला। अब सबसे पहले देखते हैं हम लाइसोसोम बनता कैसे है। ठीक है, ये लाइसोसोम हमने देखा ना, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो क्यों हमने इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा। ये मैंने क्या बनाया, गोल्जी बॉडी बनाया। मैंने क्या बताया था आपको, गोल्जी बॉडी से क्या निकलेगी, कुछ वेसिकल्स निकलेगी, ट्रांसफेज से गोल्जी बॉडी से क्या निकलेगी, वेसिकल्स निकलेगी। तो ये जो वेसिकल्स है ना, यही वेसिकल्स आगे जाके क्या बना देगी, लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है, कैसे वेसिकल की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो ये वेसिकल्स ही आगे जाके क्या बनाएगी, लाइसोसोम बनाएगी। तो इसलिए जो लाइसोसोम है ना वो एसोसिएटेड है किससे, गोल्जी बॉडी से, और या फिर मैं बोल सकती हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। अब हम देखते हैं लाइसोसोम, तो हमें पता चल गया। एक बार और ध्यान रखना कि जो लाइसोसोम होता है ना, ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है, यहाँ से जो लाइसोसोम होता है वो बनता है पैकेजिंग प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, गोल्जी बॉडी में हमने देखा था ना पैकेजिंग होगी, तो क्या जाएगा, पैकेजिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, ये यहाँ पे जो लाइसोसोम है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, विच सिक्रीट बाय गोल्जी बॉडी। अब आगे देखते हैं। अब लाइसोसोम की मान लो हमने देख लिया, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक मैंने लाइसोसोम बनाया, ये क्या लाइसोसोम है, और ये बना किससे, गोल्जी बॉडी से बना है, और पैकेजिंग के थ्रू बना है, और ठीक है, और ये वेसिकल फॉर्म में है मान लो। इसमें क्या होंगे, हमें कुछ देखने को मिलेंगे एंजाइम्स, इसी का यही मेन पार्ट है, क्या देखने को मिलेंगे इसमें, एंजाइम्स। और ये एंजाइम कौन बनाएगा, ये एंजाइम जो बनाएगा वो बनाएगी आर्या। अब देखा क्यों ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से एसोसिएटेड है। जो लाइसोसोम है वो तो बन रहा है गोल्जी बॉडी से, और जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है वो बन रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। और ये जो एंजाइम है ना, ये वर्क करते हैं एसिडिक पीएच पर। कौन सी पीएच पर, एसिडिक पीएच पर। और पीएच भी अराउंड हम मान सकते हैं ऑलमोस्ट 5 के आसपास होगी पीएच, क्योंकि जब 7 से कम पीएच होती है उसे हम बोलते हैं एसिडिक पीएच। तो ऑलमोस्ट अराउंड 5 या 4.5 के अराउंड यहाँ पे जो पीएच रहती है एंजाइम्स की वर्क करने के लिए, जो पीएच रिक्वायर होती है वो ऑलमोस्ट 5 के अराउंड होती है। ठीक है, तो ये एंजाइम होंगे यहाँ पे प्रेजेंट, और यहाँ पे पीएच भी कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, इसे हम बोल सकते हैं ना एसिडिक। तो ये पीएच कैसा होगा, एसिडिक होगा। और इसमें जो एंजाइम मिलेंगे हम उन्हें बोलेंगे हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस एंजाइम आर फाउंड इन द लाइसोसोम। हाइड्रोलेसिस एंजाइम के एग्जांपल हम देख सकते हैं, हाइड्रोलेसिस एंजाइम लाइक लाइपेज,
कौन सा एंजाइम आ जाएगा? लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेज। लाइपेज जो है वो क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा लिपिड को, डाइजेशन ऑफ लिपिड ये परफॉर्म करेगा, डाइजेशन ऑफ लिपिड। जो प्रोटीएज एंजाइम है वो डाइजेशन करेगा, हम बोल सकते हैं किसका? प्रोटीन का। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। और ये एसिडिक पीएच पे क्या करेंगे? फंक्शन करेंगे। और ये हाइड्रोलिसिस का मतलब है ये क्या करेंगे? वाटर को ऐड करके इनको तोड़ेंगे। ठीक है, तो लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज इस टाइप के हमें एंजाइम देखने को मिलेंगे लाइसोसोम में। अब देखो क्यों इसको मैंने सुसाइड बैग बोला, क्यों इसे मैंने सेलुलर हाउसकीपर बोला। सेलुलर हाउसकीपर क्या करते हैं? हमारी जो सेल वो जो मान लो हाउसकीपर जो होता है वो हमारे हाउस को क्या करता है? साफ रखता है। ठीक है, उसको मतलब प्रॉपर रखता है। तो वैसे ही जो लाइसोसोम है ना वो सेल को साफ रखेगा, इसलिए हमें इसे क्या बोला? सेलुलर हाउसकीपर बोला। कैसे? मान लो ये मैंने एक सेल बनाई है कोई भी, ठीक है, और इस सेल में क्या प्रेजेंट है? ये लाइसोसोम है। ये क्या है? लाइसोसोम है। तो इस सेल में मान लो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यहाँ पे, ये ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ पे मान लो एक और कुछ, मान लो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखी थी, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, ऐसे ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये है ना, ये सेल बूढ़ी हो चुकी है, सेल इज ओल्ड। ये सेल बूढ़ी हो गई, ये ढंग से काम नहीं कर पा रही, इसके जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी मतलब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, वो भी बूढ़े हो रहे हैं। तो अब ये सेल फंक्शन तो कर नहीं पा रही प्रॉपर अपना, तो ये क्या होगा? तो मतलब कि ये सेल बूढ़ी हो रही है, ये सेल अपनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही, इसके सेल ऑर्गेनल्स जो सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। तो क्या होता है? ये लाइसोसोम होता है ना, यहाँ पे फट जाता है, इससे ये बर्स्ट कर जाते हैं। तो ये बर्स्ट करेगा, तो इसमें हमने क्या देखे थे? एंजाइम देखेंगे, तो ये एंजाइम बाहर रिलीज हो जाएंगे, यहाँ पे सेल में रिलीज हो गई एंजाइम। और इन एंजाइम में हमने क्या देखा था? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो हमने क्या देखा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इनकी जो मतलब ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होगी वो भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा तो प्रेजेंट होता है H2O, और उसके बाद में जो प्रेजेंट होता है ना मैक्सिमम, वो प्रोटीन ही होता है। मतलब साइटोप्लाज्म में भी क्या है? प्रोटीन है। तो मतलब ये जो एंजाइम बाहर निकलेंगे ना, ये सभी चीज़ को डाइजेस्ट कर देंगे, मतलब सेल खत्म हो जाएगी, ये सारा कुछ जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जो जिस सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट था उसी सेल को इसने डाइजेस्ट कर दिया, मतलब खुद को ही मार दिया इसने। अब सेल खत्म हो गई, ये खुद बस्ट हो गया, तो कुछ बचा है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो खुद ने सुसाइड कर लिया मतलब। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स। और हाउसकीपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी ये सेल खराब हो रही थी, हमारे लिए कोई काम की नहीं थी, अब ये मर जाएगी तो अब नई सेल बन जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? सफाई करने के काम आता है। अगर मान लो ये सेल ऐसी बूढ़ी हो के एक पास इकट्ठी होती गई, तो सेल मतलब प्रॉपर हमारी बॉडी फंक्शन कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो ये हाउसकीपर की तरह बिहेव करते हैं। और डिस्पोजेबल यूनिट भी हमने इसीलिए बोला क्योंकि ये क्या करते हैं? जो चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं, जो डिस्पोज मतलब जिनको हमें डिस्पोज करना है, उनको क्या करते हैं? डिस्पोज कर देता है। ठीक है, तो ये सेल इसलिए हमने इसे लाइसोसोम को ये नाम दिए। तो हमें नाम भी पता चल गया हमने क्यों दिए, इसकी मतलब कैसे बनता है, कैसे एंजाइम वर्क करते हैं, वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो लाइसोसोम था वो भी खत्म हो गया, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद में जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक सेल ऑर्गेनल और बच गया, उसे भी हम आज देख लेते हैं, वो है वैक्यूल। ओके, अब ये क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और ये किससे बनेगा? ये भी एक वेसिकल ही होती है ऐसी, और ये वेसिकल जो है वो किससे बनेगी? फॉर्म्ड बाय ईआर, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उससे ये बन जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या एसोसिएटेड है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। ठीक है, अभी जो जो ये वैक्यूल है ये भी मान लो ये भी एक वेसिकल की फॉर्म में ही होता है। और ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, बट इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ना, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलेंगे। तो वैक्यूल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो स्पेशल नाम क्या है? टोनोप्लास्ट है, सिंगल मेम्ब्रेन होगी ये। ठीक है, और ये बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, मतलब जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़े हैं ना उनमें से सबसे ज़्यादा पतली जो मेम्ब्रेन होती है ना वो वैक्यूल की ही होती है। ठीक है, कुछ ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं ये वैक्यूल जो है ये ना हमें एक ध्यान रखने बात कि 90% पार्ट जो है वो एक प्लांट सेल का, 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल का
जो हम बोल सकते हैं कवर करती है ना, वो वैक्यूल ही करती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट सेल में हमें वैक्यूल बहुत लार्जर साइज़ में देखने को मिलती है, सेंटर में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वो भी पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में या फिर तो हमें वैक्यूल देखने को मिलेगी नहीं, अगर मिल भी जाएगी तो वो बहुत छोटी होगी साइज में, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ इसके बारे में मतलब स्ट्रक्चर से मान सकते हो, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी इसके बारे में। अब जो ये वैक्यूल होती है ना, इसके अंदर हमें देखने को क्या मिलता है, जैसे लाइसोसोम में तो एंजाइम थे ना, इसमें क्या होगा, इसमें एक तो हमें मिलेगा H2O, ठीक है, और हमें इसमें मिलेंगे मिनरल्स लाइक क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कुछ मिनरल्स देखने को मिलेंगे। और इसमें हमें देखने को मिलेंगे H2O देखने को मिलेगा, मिनरल्स देखने को मिलेंगे, और कुछ हमें देखने को मिलेंगे इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसमें हमें क्या मिलेगा, कुछ वाटर देखने को मिलेगा, कुछ सैप होगा, इसे हम सैप भी बोल सकते हैं, इसमें हमें सैप देखने को मिलेगा। सैप बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, जब वो प्योर वाटर ना हो कि उसमें कुछ मिनरल्स या फिर कुछ और चीज़ें मिली हुई होती हैं ना, तब उसे हम क्या बोलते हैं, एक सैप बोल देते हैं। तो सैप देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मतलब बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम वो चीज़ें रख देते हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है सेल के लिए, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा इसमें। और उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि जो इसी पेज पे समझ लो या फिर तो कि जो ये वैक्यूल होती है ना, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं इसकी मेम्ब्रेन में। क्या लगे होते हैं, प्रोटीन्स, जिसकी हेल्प से, ये मान लो प्रोटीन है, इन प्रोटीन की हेल्प से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब ये आपको टर्म समझ में आनी चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो बताओ ये एक्टिव है या पैसिव। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ एक्टिव। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि कोई चीज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही है तो वो एक्टिवली ही मूव करेगी, वो पैसिव मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्टिवली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, मिनरल्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें ना मतलब जो ये वैक्यूल है ना, इसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स हो जाते हैं कि जिस प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है ना, मतलब जिस सेल में प्रेजेंट है, उसमें उससे भी ज़्यादा मिनरल्स जो है हमें वो वैक्यूल में देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो इसमें मतलब हम अंदर भर देते हैं इसके, ठीक है। तो ये बेसिक बातें होगी, ये तो हमने बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देख ली वैक्यूल के बारे में। अब हम एक आगे टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ वैक्यूल, कितने टाइप की वैक्यूल हो सकती है, टाइप्स ऑफ वैक्यूल। तो बेसिकली हम 3 टाइप की वैक्यूल देखेंगे, कितनी टाइप की, 3 टाइप की। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगा गैस वैक्यूल। अब आपको फिर माइंड में आना चाहिए कि मैम गैस वैक्यूल तो नाम सुना हुआ है, ये हमने पहले भी कहीं सुना था। तो ये गैस वैक्यूल हमने किस में देखी थी, कुछ बैक्टीरिया में देखी थी, ठीक है। तो एक तो आ जाएगी गैस वैक्यूल, देन आ जाएगी हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और हम बोल सकते हैं फूड वैक्यूल। तो सबसे पहले अगर मैंने जो बोला वो मैं लिखूँ तो गैस वैक्यूल, क्या हो जाएगा, गैस वैक्यूल। तो ये जो गैस वैक्यूल होती है हमें देखने की मिलती है कुछ प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोट्स के मैंने एग्जांपल बताए थे आपको, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। और ये मान लो वैक्यूल है, इसके अंदर क्या भरी होगी, बहुत सारी गैसेस भरी होगी, और ये जो मेम्ब्रेन है ना वो गैसेस के लिए परमिएबल होगी, ठीक है। तो इसमें और ऐसा कुछ नहीं, अगर हमसे पूछ ले ये कभी एग्जाम में कि गैस वैक्यूल हमें किस में देखने को मिलेगी, तो गैस वैक्यूल हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगी, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। और वो जो गैस वैक्यूल है वो परमिएबल होगी उसकी मेम्ब्रेन गैसेस के लिए, ठीक है। देन सेकेंड पे हम देख सकते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल ना, ये जो फूड वैक्यूल है ना वो कुछ हमें प्रोटिस्ट में देखने को मिलती है, प्रोटिस्टा में, किस में देखने को मिलती है, प्रोटिस्ट में। और ये मान लो फूड वैक्यूल जो है ना किस में हेल्प करती है, इनग्लफिंग ऑफ फूड, इनग्लफिंग, इनग्लफिंग का मतलब हो गया निकलना, इनग्लफिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, ठीक है। फूड पार्टिकल से क्या होता है कि जो है वो क्या होता है मतलब फूड वैक्यूल बनती है। जैसे मान लो ये कोई प्रोटिस्ट बनाए, प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा, अमीबा भी एक प्रोटिस्ट है, तो ये मान लो अमीबा मान लो, या फिर आप प्रोटोजोन मान लो, चलो अमीबा ही मान लो, ये अमीबा है। तो यहाँ पे इसने कुछ फूड पार्टिकल है, इसने क्या किया अपने बॉडी के अंदर ले लिया ये फूड, तो इसके बाहर एक वैक्यूल बन जाएगी जिसे हम क्या बोल देंगे, फूड वैक्यूल बोल देंगे। इस वैक्यूल को हम क्या बोल देंगे,
फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो ये किस में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको फूड वैक्यूल हमें देखने को किस में मिलेगी, प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगी। और इसका फंक्शन तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फूड को कुछ मतलब ये फूड के चारों ओर बन जाएगी, ठीक है। देन थर्ड हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या जाए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हमें मिलती है अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में किस में देखने को मिलती है, अमीबा एंड पैरामीशियम। और ये किस में हेल्प करती है, यह हेल्प करती है एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये जो अमीबा है ना, ये वाटर में मिलता है अगर हम देखें तो, ठीक है। तो किस में मिलता है, ये वाटर में मिलता है। तो ये मान लो अमीबा है, इसके चारों ओर क्या वाटर है, ठीक है। और इस क्या होता है कि अभी ये जो वाटर है, तो ये इसको अब जब एक्सक्रीशन करना होता है ना, तो इसमें क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। और ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं मिनरल बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ मिनरल्स, बैलेंसिंग ऑफ मिनरल्स बोल दो या आयंस बोल दो, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था वैक्यूल में क्या होते हैं, बहुत सारे आयन प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करती है, आयंस का बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करेगी, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी एंड ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी। और ये मिलेगी किस में, अमीबा में एंड पैरामीशियम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट होता है। अब ये जो लाइसोसोम एंड वैक्यूल को हमने भी एनसीईआरटी से रीड नहीं किया है, इसको हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। और अगर आप खुद से रीड करना चाहो तो आप खुद से भी रीड कर सकते हो इसको, और अगर नहीं तो मैं कल आपको इसको रीड करवा दूँगी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसको एक बार एनसीईआरटी से भी रीड कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे से पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद में हम इसको आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया बच गया, क्लोरोप्लास्ट बच गया, एंड फ्लैजिला जो हमें यूकैरियोटिक में पढ़ना है, वो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, न्यूक्लियस मेन जो पार्ट है सेल का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।